तो कैसे हैं आप सभी। मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी रियलमी में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का मोटो है ओनली महा रिवीजन कराना। तो इस सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है। जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक भारत का इतिहास मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक है, इस वजह से समय कम होने के कारण हम लोग केवल जो इसमें स्पेशल महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है उसको पढ़ूंगा मैं और आपको समझाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और जैसे यूपीएससी के लिए अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस बुक को ख़त्म किया जाए, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर तुम लोग टारगेट फिक्स किया जाएगा। लेकिन अभी आज हम लोग क्या करेंगे कि पहले लेक्चर में आधुनिक भारत के इतिहास में मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण हालांकि बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग जो है आपके पास मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पेक्ट्रम खुली होनी चाहिए। आप स्पेक्ट्रम को खोले रखें ताकि जो मैं बताऊँ उसको आप ध्यान से सुन सकें। और सबसे अच्छी बात होगी कि उसको आप अंडरलाइन करेंगे। सुनने से चीज़ें याद होती हैं। यह सीरीज स्टार्ट करने का मोटो जो हमारा है वह यह है कि सुनने से चीज़ें याद होती हैं। जितना आप अच्छे से सुनेंगे, जितना अच्छा अगर वक्ता है, तो उतना आप अच्छे से चीज़ों को याद भी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सुनेंगे। जैसा कि मैं बता दूँ कि थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें 2 चैप्टर को पहले छोड़ेंगे और चैप्टर 3 भारत में यूरोपियों का आगमन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भैया? तो सर भारत में यूरोपियों का आगमन से स्टार्ट किया जाएगा। जैसा कि पेज नंबर 22 दिया हुआ है, इकाई 2 मैं आपको दिखा देता हूँ। भारत में यूरोपियों का आगमन आप लोग स्टार्ट करेंगे, और जब पुर्तगालियों का आगमन होता है तो वहाँ से हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इकाई 2 आपने ऐसा खोल रखा होगा और आप बुक की हालत देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका चैप्टर आपको देखने को मिल गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम लोग बैकग्राउंड में चले, सीधा भारत का यूरोपियों का आगमन क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर आपको विचार करना है। लेकिन अब विचार का समय है नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा कहीं ना कहीं से। यदि आपने नहीं किया है तो अभी एग्ज़ाम देना ही है, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम आ चुका है 17 मार्च को। तो अब इसका एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि आप अभी महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लें, उसे एक बार याद करके एग्ज़ाम में जाएंगे हम लोग ना। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम लोग जो है इस किताब को भी फिनिश करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो कैसा लगा आपको ये जो है सीरीज, बताइएगा ना। तो आइए देखिए, जैसे इसमें दिया है इम्पॉर्टेंट है पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम ना। पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो डेट आता है 1498, मतलब 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की। तो यदि आपसे प्रश्न बनेगा तो नहीं वैसे, कि वास्को डी गामा जो है कालीकट की यात्रा कब की, तो आप कहेंगे सर 1498 ईस्वी में ना। तो दूसरा, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं, या आपके पास कहीं बुक है तो उसको आप सुनते चलिए। तो 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की। दूसरा महत्वपूर्ण तारीख है, वह तारीख ये है कि 1503 ईस्वी में क्या होता है। पहला घटना ये कि 1498 में आपका वास्को डी गामा भारत आता है। दूसरा जो घटना है वो 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचिन में स्थापित किया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने भारत में पहला अपना दुर्ग कब स्थापित किया, तो आपको बताना होगा 1503 में, क्योंकि कभी कभी क्या है क्वेश्चन आ जाएगा आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करके, कि भारत में पुर्तगालियों ने 1506 में अपना पहला दुर्ग स्थापित किया। तो आप यदि इस फैक्ट को नहीं जानते रहेंगे तो गलत करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचिन कब स्थापित किया, तो सर 1503 में। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1498 में भारत आए हैं
2 साल उधर हो गया 1500 और 3 साल इधर, मतलब 5 वर्षों बाद उन्होंने अपना पहला क्या कर दिया? तो सर पहला उन्होंने अपना दुर्ग कोचीन में स्थापित कर दिया 5 साल बाद। फिर अगली घटना जो है वो 1505 की घटना है। एक इम्पॉर्टेंट तारीख है 1505 ईस्वी। 1505 ईस्वी में क्या होता है? तो आप एक सर पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया। तो आपको याद रखना है कि पहले 5 साल में उन्होंने पहला अपना जो है स्थापित किया दुर्ग, फिर 3 साल बाद, सॉरी 2 साल बाद, क्योंकि 1503 में तो उन्होंने पहला स्थापित किया है, दूसरा 1505 में किया है। तो आपको याद रखना होगा कि 1498 में वो भारत आते हैं, पहला अपना दुर्ग स्थापित करते हैं 1505 में, 1503 में, और दूसरा स्थापित करते हैं 1505 में। ठीक है। फ्रांसिस्को अल्मीड़ा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1505 में फ्रांसिस्को अल्मीड़ा को भारत का गवर्नर बनाया गया। फिर अगली घटना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1509 ईस्वी। 1509 ईस्वी के बारे में किसी को कोई आइडिया है तो कमेंट करके बता दे भैया। कि अल्मीड़ा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। तो आपको याद रखना है कि अल्मीड़ा ने पहली बार या गुजरात और मिस्र को संयुक्त बेड़े को पराजित कब किया? तो आपके साथ 1509 में पराजित किया है। फिर 1509 की एक महत्वपूर्ण घटना है, 1509 की ही एक महत्वपूर्ण घटना है, वो क्या है? अल्फांस डी अल्बुर्क को वायसराय बनाया गया। तो इनको जो है हटा दिया गया फ्रांसिस्को अल्मीड़ा को, और नया जो आपका गवर्नर बनाया गया है उसका नाम है अल्फांस डी अल्बुर्क। ठीक है। अल्बुर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार प्राप्त किया? तो आप क्या कहेंगे? सर 1509 में किया। किसके गवर्नर, किसके शासनकाल में किया? तो आप कहेंगे सर जो है अल्बुर्क के शासनकाल में किया, वो गवर्नर था। अच्छा, फिर अगली घटना आती है 1511 ईस्वी की। महत्वपूर्ण घटना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखना होगा। तो पहला जो घटना है वो क्या है? 1511 की सर पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलाया द्वीप में मलक्का पर अधिकार कर लिया। सारी घटनाएं देख रहे हैं 2 साल 3 साल के अंतराल पे चल रही है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से इसको हम याद कर पा रहे हैं। वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे कि 1498 में आते हैं, 1503 में स्थापित अपना पहला दुर्ग, दूसरा दुर्ग वो 1505 में करते हैं। तीसरा जो कांड होता है 4 साल बाद, आप कहेंगे कि 1509 में ये लोग जो है युद्ध करते हैं पहला, और जो अल्मीड़ा ने गुजरात को मिस्र और संयुक्त बेड़े को पराजित किया। फिर 1509 में ही अल्बुर्क वायसराय भारत का बनता है, और बीजापुर सुल्तान को पराजित कर गोवा में अधिकार कर लिया था। तो 1509 भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रियाएं एक साथ हुई हैं, एक वायसराय भी बदला हुआ है, फिर 2 युद्ध हुए हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और 1515 में फिर क्या होता है सर? पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमूज पर अधिकार कर लिया। तो ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित जो हरमूज था, उस हरमूज पर कब अधिकार किया? तो आप कहेंगे सर 1515 ईस्वी में। कब किया? 1515 ईस्वी में। आपके पास अगर किताब खुला होगा तो बहुत ही आसान होगा आपको समझने में और लिखने में ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1515 के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो 1500 सीधा 30 पे हम जो है चले जाते हैं। जंप करेंगे किस पे? 1530 पे ना। 1515 तक तो हमने पढ़ा, अब हम चले जाएंगे 1530 पे। अब 1530 में देखेंगे आप, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा पुर्तगालियों ने गोवा को कब अपनी राजधानी बनाया? तो सर कहेंगे 1530 में, 1530 ईस्वी में ना। यह रिवीजन का एक अच्छा माध्यम है कि आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप भी किताब लिए हैं तो आपको याद हो जाएगा, और अपना अनुभव भी हम लोग शेयर करेंगे। चलिए, फिर 1535 ईस्वी में क्या होता है? 5 साल बाद सर पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे? दीव पे अधिकार कर लिया सर। 1559 ईस्वी में क्या होता है? पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। तो देख रहे हैं, दीव पे पहले अधिकार कर रहे हैं, फिर दमन पे अधिकार कर रहे हैं। उसके बाद 1566 ईस्वी में क्या होता है? 1566 में क्या होता है? पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता होता है। तो इन दोनों के बीच में, पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच में जो समझौता हुआ है वो 1566 ईस्वी में हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए, 1596 ईस्वी में क्या होता है? डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया।
अब किसकी एंट्री है इधर? डचों की। और डचों ने पुर्तगालियों को क्या किया? दक्षिण पूर्व एशिया से इनको बाहर कर दिया, खड़े रख दिया। 1612 ईस्वी में हम आते हैं, ठीक है। 1612 ईस्वी में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। तो यहाँ 1612 ईस्वी में पहली भिड़ंत इनकी मुलाकात होती है अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने इनको खदेड़ दिया और अपना सूरत में कारखाना स्थापित कर लिया। इससे दो बातें हमें समझ में आती हैं कि अंग्रेजों ने भी जो है अपना 1612 में सूरत में अपना जो है कारखाना लगाया, और दूसरी बात की पुर्तगालियों को भगाया भी ना। उसके बाद 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। तो डचों ने क्या किया? छीन लिया, और इन्होंने क्योंकि गलत का रिजल्ट तो गलत ही होता है। तो आइए फिर आता है बात आपका 1659 का। तो 1659 में क्या हुआ? श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। श्रीलंका जो है पुर्तगालियों के हाथ से कहाँ चला गया? बाहर चला गया। और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। तो यह पुर्तगालियों का घटनाक्रम रहा। अगले क्लास में या हमें आवश्यकता लगी तो पूरी कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो केवल हम लोग इंपॉर्टेंट डेट पर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताइएगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और भी घटनाओं के बारे में, ठीक है। फिर डचों के बारे में बात करेंगे, अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लगे रहिए। कैसा लगा आपको ये सीरीज? थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी रियल में।